नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जैसा कि हमने आपको आज एक खबर दिखाई एक्सक्लूसिव न्यूज लॉन्चर पर, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के आरोपों को आधार बना करके अधिवक्ताओं के एक समूह ने, संगठन ने एक एप्लीकेशन मूव की है और रजिस्ट्रार के पास उस पर मुहर भी लग गई है। अब सीजेआई के ऊपर है कि उसकी लिस्टिंग कब होती है, बेंच क्या बनाया जाता है, सुनवाई कब होती है। ये पूरा का पूरा मामला है चुनाव आयोग के गड़बड़झाले या कहें काला चिट्ठा जो चुनाव आयोग का है, जिसको आंशिक रूप से, मैं कहूंगा पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से राहुल गांधी ने खोला है और उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर सुनवाई होगी तो जैसे कि पिछले कई बार से आप देखते आ रहे होंगे, चुनाव आयोग को लेकर के कोर्ट में एडीआर और तमाम ऐसे हैं जो पूरे साल 365 दिन इस डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए जो समूह लगे हुए हैं, जो लोग लगे हुए हैं, वो जाते हैं और पूरी तरह से ना कहें तो काफी हद तक तो निराशा ही हाथ लगती है। इस बार सुनवाई में जाने से पहले मैं पब्लिक डोमेन में, क्योंकि देखिए अब पब्लिक डोमेन में आना जरूरी है, बहुत कुछ पब्लिक डोमेन में वो सबूत लाना चाहता हूं जो सबूत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जरूर संज्ञान में लिए जाएं और उन अधिवक्ताओं से भी, खासकर बलराज मलिक हमारे बहुत अभिन्न सहयोगी हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये जो आज सबूत आएंगे इनको आप प्रोग्राम के जरिए भी और डॉक्यूमेंट के जरिए भी, आप जब इस मामले को बेंच के सामने मामला आए तो ये सारे सबूत वहां पर पेश करें। ये सबूत मेरे पास नहीं है। मैं जिस व्यक्ति का बहुत आदर करता हूं, डॉक्टर गर्ग, आज वो सबूतों का बंडल रखेंगे, ऐसे बंडल जिन सबूतों को देखने के बाद गवई के सामने से चुनाव आयोग को भागने का कोई मौका नहीं मिलेगा, जैसा कि वो बार-बार भगता है। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग को जोड़िए, कंट्रोल रूम ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है सर आपका। आप हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। जिस उम्र में लोग छोड़ देते हैं कि अब देश का जो होना है, समाज का होना हो, अब हमारा तो खत्म हो गया, हमको जो जीना था जी लिए, उस उम्र में आप अपना पूरा टाइम सिर्फ इसी पर दे रहे हैं, डाटा एनालिसिस, कैसे इस देश के डेमोक्रेसी को बचाया जाए, कैसे संविधान को बचाया जाए, इसी पर दे रहे हैं। तो मैं वक्त नहीं लूंगा। कहते हैं ना कि मंच आपका, तो मैं बस इंट्रोडक्शन था, मंच आपका है। मैं कहूंगा एक एक करके, पिछले राहुल गांधी ने जब से वो आर्टिकल लिखा उसके बाद से तमाम जो है भाजपा की तरफ से तमाम बातें आई, चुनाव आयोग ने कहा बेतुका है ये आरोप, चुनाव में लगे लाखों कर्मचारियों का अपमान है। ऐसी सफाई, जिसको हम लोग कहते हैं थेथरोलॉजी, ऐसी सफाई का कोई मतलब नहीं है। जरा सबूत रखिए इस देश की जनता के सामने, क्योंकि जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है। ठीक कहा आशीष जी आपने। बहुत अच्छी बात कही है। पहले तो मैं इसलिए हम तो लगे हुए हैं, आप जैसे लोग आपने देश को संभालना है। हम तो बूढ़े हो गए बेशक, लेकिन हमें सिखाया ये गया है कि जितना चिर आखिरी सांस भी है तब तक इस देश का प्रजातंत्र जो है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, न्याय और कानून के राज के लिए हमारा दायित्व है कि हम काम करते जाएं। ये हमारी मातृभूमि है, इसको हमने ही बचाना है। अब मैं वो बातों पे आता हूँ। वैसे राहुल गांधी जी ने देखने में इन्होंने जैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने जवाब दिया, जेपी नड्डा जी ने बोला, पीयूष गोयल जी ने बोला, और बड़ा इन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया। और इलेक्शन कमीशन तो, निर्वाचन आयोग तो जैसे पहले भी झाड़ता है वैसे ही झाड़ने की कोशिश किया, आपने बता ही दिया। तो ये पहली बात ये है, ये कोई बहुत सी राहुल गांधी ने नई बातें नहीं कही। उन्होंने पहले भी लोकसभा में भी बोलते रहे हैं, बाकी लोग भी बोलते रहे हैं, आपने भी कई दफा अपने चैनल पे इसका एक एक बात कहा कि 2024 की लोकसभा में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, बिहार में, उसमें जो झारखंड में क्या हुआ, और महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये आपने दिल्ली में क्या हुआ, आपने बहुत ये से प्रोग्राम किए हुए हैं। लेकिन अब ये एक अच्छी बात है कि एक एलओपी लिख के
ब्लैक एंड व्हाइट में जिसको हम बोलते हैं। पहले तो भाषण था ना, कुछ लोग सुनेंगे, भूल जाएंगे। अब ये लिख के आया और बड़े पेपर में आया, और ये मैं देख रहा था, ये पंजाब के सभी वर्नाकुलर पेपर में छपा है, तो हिंदी भी, पंजाबी। सो उसका एक अपने आप में एक दायित्व है कि अब प्रेस भी जो ऐसी बात है उसके कहीं ना कहीं संज्ञान ले रही है, नहीं तो शायद ये आर्टिकल इतना छपना भी मुश्किल था, इतना बड़े पैमाने पे। अब उसमें जो राहुल गांधी जी ने कुछ प्रश्न किए हैं, शंकाएं जाहिर की हैं, उनमें दो तरह की शंकाएं हैं। एक है जो सरकार के दृश्य में है, सरकार का काम है उनको देखना, वो राज करती जो सत्ता में पार्टी है उसी का काम है। दूसरा है जो बहुत ज्यादा गिनती है जिनकी, वो है जो चुनाव आयोग ने देखना है, निर्वाचन आयोग ने देखना है। अब पहली बात तो ये है कि जिसको उसका ये दोष लगाया जा रहा है, दोषारोपित किया जा रहा है कि उसको उसका फायदा हुआ है, वही उसका जवाब दे रहा है। देवेंद्र फडणवीस इज द डायरेक्ट बेनिफिशियरी, जो सीधा सीधा उसका जो लाभपात्री है वो ये जवाब दे रहा है। तो ये हमें तो एक आश्चर्यजनक सी बात लगती है कि ऐसी बातें आप करते हैं, क्या आपको ये मालूम नहीं है कि आप बेनिफिशियरी हैं, आप पे दोष लगे हुए हैं, आप इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दो, आपको जवाब क्या देना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, बीजेपी पार्टी डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो उनका एबीवीपी के जमाने से उनका है, जो ये कोई नया नहीं आया इस पार्टी में, वो तो बचपन से चल रहा है, विद्यार्थी जीवन से, जो छात्र जीवन से जो चल रहा है, उसके डिफेंस में, उसके बचाव में जेपी नड्डा जी आ जाते हैं, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, पीयूष गोयल जी आ जाते हैं। और सबका एक जो मेरे को खतरे वाली बात ज्यादा लगती है इसमें, जो उन्होंने कहा, फिर मैं आता हूँ अगली बात पे। मेरे को बड़े खतरे वाली ये बात आती है कि शुरू में क्या कहते हैं, शुरू में ये कहा है कि मैं अभी अभी जो नक्सल हिट एरिया है, जहां नक्सल है, मैं वहां से आया हूं, वो जो गोली चलाते हैं, गन का राज करते हैं, उनको तो हम संभाल सकते हैं, लेकिन ये जो कानून को हाथ में लेके, कानून का नाम लेके अर्बन नक्सल हैं, इनको संभालना बहुत मुश्किल है। सो पहली बात ये कहना, ये लांछन से शुरू कर, कोई भी आपको विरोध का सवाल करता है, प्रश्न उठाता है, तो क्या आप उसको अर्बन नक्सल बोल देंगे। इससे पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो भी आंकड़ा दिया होगा वो इसी तर्ज से दिया होगा जिससे उसने शुरू किया है, नहीं तो शुरू में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो एलओपी है, आप तो एक राज्य के मुख्यमंत्री है ना, वो तो एलओपी हैं, एलओपी तो प्राइम मिनिस्टर के बाद 2 नंबर पे होते हैं। तो आप उनको अर्बन नक्सल कह के शुरू करते हैं, ये आपके लिए शोभा नहीं देता। आपके जेपी नड्डा जी बोल दें पार्टी की तरफ से, तब भी हम कुछ सोचेंगे, चलो पार्टियां यार एक दूसरे को बोलती हैं, हालांकि उनको भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको क्यों है। एक तो ये बात है। अब जब देवेंद्र फडणवीस जी बोलते हो, कैसे कैसे जो गलत बातें बोल रहे हैं, हम उनको देखना है और वो सुप्रीम कोर्ट में उनको लेना भी। वो पहली बात ये बोलते हैं कि देखिए जी, राहुल गांधी ने बोला कि इन्होंने इलेक्शन निर्वाचन आयोग अपनी मर्जी का, हमें चाहिए निर्वाचन आयोग जो निष्पक्ष हो। अब निष्पक्ष कब रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 3 की कमेटी होगी जो करेगी आप इसका नियुक्ति, तो उसकी जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, सीजीआई होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और बिगेस्ट जो पार्टी है वो होंगे। अब फडणवीस जी बोलते हैं कि आप तो एक का ही लगाते रहे हैं, हम तो 3 की कमेटी बना दी, लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये 3 की कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने मानने ने बनाई है 2023 में, 2014 से 23 तक कितने लगे हैं, वो तो आपने एक ही लगाया, आपने ही लगाया। सो इसको मतलब है कि वो उसको उनको कोई इसमें जरा से भी अपने उसमें घूंघट निकालने की जरूरत नहीं लगती कि जब मैं जो गलत बयानी कर रहा हूँ मत करूं। तो अब उन्होंने क्या किया, सीजे को निकाल के प्राइम मिनिस्टर का नुमाइंदा डाल दिया। अब 2 आप हैं, प्राइम मिनिस्टर और उसका नुमाइंदा, नॉमिनी, और तीसरा एलओपी क्या करेगा उसमें, आपने 2 ने फैसला कर देना है। अब फिर एक का ही एक हो तो गया ये, मान लिया। हाँ, सो ये तो आपने बल्कि पहले एक ही लगाता था, उसमें दोष लगता था, अब तो 2 बना दिया आपने।
बल्कि और भी ज्यादा बड़ा बना दिया। दूसरी बात इन्होंने क्या की है, दूसरी बात इन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने, कि जी इन्होंने इलेक्शन रूल को चेंज कर दिया। अब उस पे भी बिल्कुल चुप्पी था गई। देवेंद्र फडणवीस ने 93(2) सेक्शन का जवाब ही नहीं दिया कि हमने, जब प्राचा जी ने, मल्क साहब वगैरह जितने भी लोगों ने पिटीशन डाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उन पे कुछ ऑर्डर होने शुरू हो गए, विशेष करके प्राचा जी के तो बहुत जगह जगह हाँ, पे ऑर्डर हुए, हरियाणा में हुए, कि इनको आप पूरे का पूरा डाटा दो। जो 93 रूल्स हैं, ये इलेक्शन रूल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसका 93 रूल जो है, उसमें 93(1), 93(2) टू में है कि जो भी आपके पास डाटा हो देना है। अब इन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देंगे। अब मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि इसमें क्या झोल है। जब हम वोट हार्ड कॉपी में केवल लेते थे, जब हम वोट पर्ची से डालते थे, जब वो पर्ची गिनी जाती थी, अगर वो पर्ची मेरे पास आनी है, तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक पर्ची है वो आनी है तो पर्ची। और ये जो निर्वाचन आयोग है, उसी ने खुद लिखा है कि अब जो काम मशीन से होगा उसको मान लेना कि वो पर्ची से हुआ है, जो पर्ची के लिए प्रोविजन। जब वो पर्ची के लिए वो प्रोविजन है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मतलब देखते नहीं है। हमने तो काम ऐसा करना है, इन्होंने सोचा कि बंद कर दो, और लोग मान लेते हैं पूरे दिन। सो पहला सवाल ये है, इनको ये चुनौती देने वाला है इसी में, कि जी इन्होंने ये जो अमेंडमेंट की है, इसके बावजूद इन्होंने लिख दिया कि हम इलेक्ट्रॉनिक नहीं देंगे, जो कुछ लिखा वो दो, वोटें देनी है। अच्छा जी ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तो वोट आप नहीं देते, जो वोट डली है वो दो, कहाँ है? क्योंकि उसमें वो तो, उसको तो निकाला नहीं ना। मैं एक बात तो ये कहता हूँ, 93(1) और 2 में जो जो वोट, उसकी काउंटर स्लिप, उसका सब पर्चियां, 17 ये फार्म जिसमें जो वोटर रजिस्टर है कि जो जो आए, वो सब लेना है हमने। ठीक है, आप हमें हार्ड कॉपी में दे दो, ना दो इलेक्ट्रॉनिक, बाद में सोचेंगे। तो एक तो बात ये है। दूसरा ये है उसमें जो आपने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कहने का, कि जी जब वोट ही इलेक्ट्रॉनिक होगी, तो उसमें हार्ड कॉपी का कहाँ मतलब हो गया? जो रूल मेकिंग अथॉरिटी थी 1961 में जब रूल बना रही है, वो बोलती है जो वोट डलेगा उसकी कॉपी ली जा सकती है, कि कितने डले, कैसे हुआ, उसका डेटा लिया जा सकता है। तब वो एक कागज के रूप में होता था, पेपर के रूप में था। अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। फिर तो कल को आप पैसा ट्रांसफर किया बैंक से, पहले तो नोटिस सीधे जाते थे, जब ड्राफ्ट जाता था, तो जहां फिर टीएमओ जाता था, टेलीफोनिक मनी ऑर्डर, तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है। फिर तो आप किसी ट्रांजेक्शन को नहीं मानेंगे कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक है। सो पेपर ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और मेंटेनेंस ऑफ डाटा is similar. It serves the same purpose. It cannot be differentiated. जब इसको आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे, तो हजारों केस, लाखों केस हो जाएंगे कि ये बोलते हैं पैसे पैसे तो मेरे को, नोट तो आए ही नहीं मेरे खाते में, ये तो बैंक की कोई कागज वो आया है, एक सूचना। सो इसलिए ये बहुत इन्होंने बगैर सोचे समझे, क्योंकि ना तो पूरे देश में लागू होगा ना, कि ये इलेक्ट्रॉनिक तो हम मानते ही नहीं है। सो ट्रांसैक्शन में, बिजनेस में, जीडीपी में झगड़ा पड़ेगा इसका। सो इसको एक तो ये बात लेना है। दूसरा दूसरा जो राहुल गांधी जी ने बोला कि जी इन्होंने जो टोटल वोटर है और टोटल पॉपुलेशन है अडल्ट 18 और 18+ की, उसमें अंतर है। जितनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वोट है बना दिए। अब जो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है, ये भी हमें देना होगा कोर्ट में। इन्होंने बोल दिया कि ऐसे बड़ा है, ऐसे बड़ा है। उसमें बाद में आता हूं कि 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में कैसे बढ़ा, पूरा मेरे को डेटा है, मैं आ रहा हूं। लेकिन अब वो बोलते हैं, अब जो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 2011 के बाद तो सेंसस नहीं करवाई इन्होंने, इसीलिए नहीं करवाई कि लोगों को पता न चले। लेकिन 2011 की सेंसस में जो पॉपुलेशन है 11.22 करोड़ है, 11 करोड़ 22 लाख, मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ। तो अब जो है उनका स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट देख लो, जो सरकार का आंकड़ा होता है कि पॉपुलेशन कितनी है। दूसरा जो एस्टिमेशन है पॉपुलेशन की, जो वैज्ञानिक है और सरकारी है,
उन सब में वो पॉपुलेशन अभी जो है 12.95 करोड़ है, 129.5 मिलियन अगर मिलियन में लेना। तो अब उसमें जो डेटा है वो ये है कि 30% जो पॉपुलेशन है वो 17 और 17 से नीचे की है। 1.33 करोड़ जो पॉपुलेशन 0 से 6 की है। अब 17 के नीचे वाली तो उसमें आ नहीं सकती, इसलिए राहुल गांधी का डेटा किसी भी प्रोजेक्शन से, बल्कि राहुल गांधी ने कंजर्वेटिव डाटा देता है। मेरे से कोई पूछेगा, मैं बोलूँ जी 954 नहीं, ये तो 940 बनता था। उन्होंने बोला 954 था, 954 को 970 बना दिया, 9 करोड़ 70 लाख, यानी कि 94 मिलियन को उन्होंने 97 मिलियन बना दिया। सो इसलिए जो इनका जो बात है, राहुल गांधी ने तो कंजर्वेटिव बात की है। इनका डेटा जो ऑफिशियल है, जिसको काउंटर नहीं हो सकता। कभी कल मेरी अधिवक्ता जी से सुप्रीम कोर्ट के बात हो रही थी, वो कहेंगे ये तो फैमिली प्लान का। मैंने बोला नहीं, ये फैमिली प्लान का डाटा नहीं मैं बोल रहा, मैं डेटा पॉपुलेशन डाटा के बात जो करते हैं डाटा, उनका बात कर रहा हूँ। इनके स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट हर साल हर राज्य में एक स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट निकलता है। अगर मेरे ये अलमारी पीछे से नजर आ रही है, यस, ये पूरी की पूरी 9 स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट्स की है पंजाब के और हरियाणा की। हम तो अंकल देखती रहते हैं, आप जानती है। तो दूसरा ये है कि जो राहुल गांधी ने बोला वो सही बोला। तीसरा फिर फडणवीस जी ने ये कहने की कोशिश की है कि नहीं नहीं नहीं, देखिए 26 लाख तो वहाँ युवा वोटर थे, इलेक्टर थे, इसलिए ये बड़ा है। अब जो इलेक्शन कमीशन, जो निर्वाचन आयोग है, वो 20 नवंबर को, जिस दिन इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र का, जो 5 बजे का वो अपना बुलेटिन जारी करता है, उसमें तो जारी करता है कि हमारे, उसमें ये लिखा है कि कितने हमारे पास युवा वोटर हैं। वो तो बोलता है हमारे पास 22 लाख हैं। अब निर्वाचन आयोग 20 नवंबर 2024 को लिख के अपने 5 नंबर पेज पे 5 बजे की, जो 6:14 पे जारी किया है, उसमें बोलता है कि हमारे पास 22 लाख युवा वोटर हैं। ये जो देवेंद्र फडणवीस है, ये पता नहीं 26 लाख कहाँ से ले आए। अब दूसरी बात, ये भी करने कि इसको काउंटर करने के लिए कि ये देखिए ऐसा घपला करते हैं ये तो। इलेक्शन कमीशन बोलता है हम ठीक है, तो फिर कौन ठीक है? राहुल गांधी ठीक है या देवेंद्र फडणवीस? कोई इलेक्शन कमीशन तो कुछ नहीं बोल रहा, दोनों में से कौन ठीक है? इलेक्शन कमीशन है, ड्यूटी इज कास्ट अपॉन द इलेक्शन कमीशन। अब एक और बात बता रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस ने क्योंकि अपना, जैसे वो बहुत से हमारे लोगों ने सुना महाभारत की कहानी, तो शकुनी ने पासा ही बदल दिया था, तो फिर पांडवों ने तो हारना ही हारना है। अब उसने क्या किया कि नंबर ऑफ जो पोलिंग बूथ होते हैं, जो निर्वाचन कक्ष हैं, वो निर्वाचन कक्ष की गिनती बढ़ा दी, 30% गिनती बढ़ा दी, 40% राधा 40% बढ़ा दी। देवेंद्र फडणवीस जी बोलते हैं कि 1,42,7 1,42,700 निर्वाचन कक्ष हैं, जबकि जो 20 को नवंबर 2024 को शाम के 5 बजे का डाटा देते हैं, उसी के 5 पेज में लिखा है कि हमारे पास 1,01,86 हजार बीच में कुछ नहीं है, 1,01,86, 1.4 लाख नहीं है, 1.3 लाख नहीं है, 1.2 लाख नहीं है, 1.1 लाख भी नहीं है, सीधे 40,000 का खेल। हाँ 40 लाख, हाँ 40,000, 42,000, 42,000 बूथ बढ़ा दिया। कहाँ से आया ये बताएं? देवेंद्र फडणवीस का काम है ये तो, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने तो लिखा हुआ है, पूरी गिनती दी है, मेल बूथ इतने हैं, फीमेल इतने हैं, टोटल इतना है। सो इसलिए वो वही आंकड़ा देख लें, वो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक कि जी ऐसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि बेनिफिशियरी है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में देने वाला है, और ये हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब है। जिसको जरूरत हो, नाम ही टेबल करनी हो किसी अधिवक्ता ने, वो मेरे से भेज सकता है, आपको बता दे, आप मेरे को बता देना, मैं भेज दूंगा।
और हाँ अपने हाँ खर्चे पे भेज दूंगा उनको स्पीड पोस्ट करा के, और उसका लिंक साथ में भेज दूंगा, मेरे को कोई हाँ दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब उन्होंने ये बोल दिया। अब तीसरा उन्होंने बोला कि देखिए जी, ये तो आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहता है, ये तो ऐसे हमें झूठ बोलते हैं। एक दफा उन्होंने बोला कि जी हमारे पास 2024 4 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2000, ये देखिए जी, ये 2004 लोकसभा का डाटा है। कितने इलेक्टर, इसमें ये MP, ये महाराष्ट्र में जाएंगे हम, 6,30,12,228 हमारे ये दर्शक जो हैं पढ़ सकते हैं। ये 2004 का जब मैं आगे जाता हूं तो ये आपके सामने 2009 है। इसमें हमारे देख सकते हैं सबसे नीचे दिया हुआ है अल्फाबेटिक में, इसमें 7,29,54,058 वोट है। ये कोई भी देख सकता, मैंने उंगल रखा हुआ है ये महाराष्ट्र लास्ट वन, ठीक हो गया। अब इसके आगे जो हमारे ये महारथी जी बोल रहे हैं कि जी ऐसा है, हमने ये भी किया, वो भी किया, ऐसे भी किया, ये 2014 का डाटा है, ठीक हो गया। ये 2014 में ये महाराष्ट्र का मैंने एक एडा निकाला हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, वहां से डाउनलोड किया है दूसरा करने के बजाय। इसमें ये लिखा हुआ है वोटर, ये आप कोई भी हमारा दर्शक देख सकता है, ये 8,07,98,823 है। ये 2014 का डाटा हो गया। अब 2014 के बाद ये डाटा आप देख सकते हैं, ये 2019 का है। आप 2019 ब्रीक है, उतना वो नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। ये 2019 को, ये महाराष्ट्र आप देख सकते हैं इसमें, ये महाराष्ट्र में ये पड़ा है महाराष्ट्र में, ये इनका वोटर की गिनती दी हुई है 8,86,76,946। इसके आगे ये बोलते हैं 2024 का, ये सोचते हैं शायद 2024 का तो इनके पास होगा ही नहीं क्योंकि अभी चोन हुई थी। ये 2024 का है जनाब, ये आप ऊपर पढ़ लो, 2024 का है। तो ये डाटा मैंने इनका लोकसभा का जुदा उतार लिया और ताजा उतारा है, इसकी सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास, और ECI की वेबसाइट से उतारा है। पहले मैंने विकिपीडिया से ले लिया था, मैंने सोचा ये तो बोल देंगे कि नहीं जी विकिपीडिया को कौन पूछता है, तो मैंने फिर ये उतारा। अब मैं दूसरे पता पे जाता हूँ, फिर उन्होंने बोला जी हमने असेंबली का देखा, ये देखिए महाराष्ट्र का 2004 का असेंबली का है, पढ़ सकते हैं आप। इसी तरह फिर ये 2009 का है, ये 2009 पढ़ सकते हैं आप। ये असेंबली का है, कितना वोटर था। अब देवेंद्र फडणवीस जी, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, समझ तो कर क्यों नहीं आ रहा कि उन्होंने तो झूठी बोलना है, झूठ बयानी करनी है। ये आप पढ़ सकते हैं 2014 का है महाराष्ट्र का असेंबली का इलेक्टर्स डाटा समरी, ठीक हो गया जी। इसके आगे ऊपर लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन 2014। हाँ हाँ, वो तो पूरा आता है, सब कमीशन के साइट पे पूरा हाँ, रहता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, आपको तो मालूम ही है, उनको हाँ क्लियर हो जाए कि हम हाँ ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे। हाँ ये डाटा जो आपने अधिवक्ता जी के बारे में बोला, ये उनको अपनी फाइल में रखना है, हाँ वहां दिखाना है कि जी ये पढ़ा है, आप देख लो, वही अपने मोबाइल से निकाल के दिखा देते हैं। ये है जी 2014 का। इसके आगे 2019 का, ये पड़ा है 2019 का, और इसके आगे 2024 का, ये आप देख सकते हैं 2024 का। सो मैंने असेंबली का भी डाटा उतार दिया, 4, 9, 14, 19, 24 लोकसभा का भी उतार लिया। अब जो जो उन्होंने आंकड़ा अपनी उसमें दिया, वो सारे का सारा आंकड़ा गलत है, केवल एक को छोड़ के। उसने एक जगह पे लिखा दी 1 करोड़ वोट बड़ा है तो 99,000 है, तो चलो 1 करोड़ मान लेते हैं उसको, 99 लाख। सो इस रूप में उन्होंने ये दूसरी बात जो डाटा के बारे में बोली, वो गलत बयानी की। अब तीसरी मतलब बात बोली 4 उन्होंने, से 24 तक का जितना डाटा बोला फडणवीस ने सब गलत बोला है। सब गलत बोला, जहां भी चाहें वो चर्चा कर सकते हैं।
इसके आगे उन्होंने बोला कि जी जो सेकंड फेज था, दूसरा हाँ, चरण जो था लोकसभा का, नहीं तो मैं हाँ, लोकसभा बीच में नहीं लेके आना था, क्योंकि वो हाँ, खुद ले आए। हाँ, कहते हैं लोकसभा का दूसरा चरण में जो वोटर टर्नआउट था वो शाम को 5 बजे 60.96 था हम्म, परसेंट, हम्म, और फिर वो जो फाइनल था वो 66 पॉइंट समथिंग हो गया। हम्म, तो अब ये महाराष्ट्र का, ये वो बोलते हैं हम्म, महाराष्ट्र का इतना हो गया, हम्म, हम्म, 60.96 से हम्म, 67.05 समथिंग हो गया। हाँ, तो अब पहली बात ये है कि 5 बजे को लोकसभा का डाटा दिया ही नहीं। हम्म, जो पहला उसका आया है वो 7 बजे का है, दूसरे हाँ, चरण का 7 बजे का डाटा है, हाँ, वो 60.96% जो है वो हाँ, पूरी जितनी सीटें थी 89 उन सबका इकट्ठा है। हाँ, किसी स्टेट वाइज डाटा दिया ही नहीं, वो आज तक भी नहीं दिया ईसीआई में। अब देवेंद्र फडणवीस जी के पास कहाँ आया, और उसने पूरे हम्म, ऑल इंडिया को महाराष्ट्र में कैसे फिट कर दिया। तो ये बड़ा बात है, ये बड़ी क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सवाल बन जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कैसे मान लिया कि ऐसे डाटा चलेगा, ऐसे हम गिन देते हैं। उसके बाद जो दूसरा बोलते हैं कि फाइनल डाटा जो दिया, हम्म, वो चित्रांशी जी इन्होंने 30 तारीख को दिया, हम्म, 26 को चोन हुई थी, 26 हम्म, अप्रैल को दूसरे हम्म, चरण का। 30 अप्रैल को जो दिया वो भी, जो दिया 67 पॉइंट समथिंग, हम्म, वो भी पूरे 89 सीट का इकट्ठा था, उसमें भी स्टेट वाइज नहीं दिया। हम्म, ये देवेंद्र फडणवीस जी कहाँ थे, इन्होंने अपने इमेजिनेशन से, जादूगरी से ये किया है। इसके आगे जब उन्होंने डाटा दिया फाइनल अपनी तरफ से, जब रौला पड़ गया सब कुछ आप जैसे लोगों ने किया, तो 25 मई को, 26 अप्रैल को निर्वाचन हो चुका, 25 मई को सेकंड फेज का दिया कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कि कितना वोट डाला है ईवीएम में। 1 महीना तो उसने डाटा नहीं दिया, लेकिन जो 5 बजे का डाटा कोई है ही नहीं, 7 बजे का जो डाटा दिया वो डाटा आज तक भी स्टेट वाइज नहीं है। जो तीसरी को डाटा दिया वो भी आज तक भी स्टेट वाइज नहीं है, फाइनल डाटा जो दिया। अब ये क्या बताएंगे, ये दूसरा मैं कह, और अगर इससे आगे फडणवीस जी ने ये बताने की कोशिश ही नहीं की कि इससे पहले, महाराष्ट्र के निर्वाचन से पहले, असेंबली के निर्वाचन आयोग 6 बजे का डाटा, 7 बजे का डाटा, 8:45 तक का डाटा देता था, हाँ, बाद में 11:45 पे देता था। इन्होंने वो 6 बजे तक तो इलेक्शन ही हो रहा है, वोटिंग टाइम है, वो 5 बजे क्यों लेके आए। अब मैं बता रहा हूँ, पहले मैं इसमें मेरे को एक हंच था कि शायद इसमें इन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने ये एक्सपोज कर दिया, हाँ वैसा ही किया है। मैंने इसका जो सोचा था कि इन्होंने 5 बजे इसलिए लिख दिया कि हम 5 बजे डाटा दे दो, उसके बाद देंगे नहीं, बोलेंगे लास्ट ओवर में बहुत सारा पोलिंग हो गया। पोलिंग टाइम तो है ही था, 6 बजे के बाद नहीं, 5 से 6 में, क्योंकि वो तो शेड्यूल्ड पोलिंग टाइम है। हाँ, वो शेड्यूल्ड ठीक है, था, हाँ, यही बात देवेंद्र फडणवीस ने अपने आर्टिकल में बोल दिया, हमारी जो थॉट प्रोसेस था उसको कन्फर्म कर दिया। कहते हैं कि वो लास्ट ओवर में तो बहुत ज्यादा वोटिंग हो जाती है। अब पूरे महाराष्ट्र में पूरे जो निर्वाचन कक्ष हैं उनका एवरेज जब हम निकालते हैं तो वहां 58.7% वोट पड़ा, 58.22, इन्होंने 58.3 लिख दिया, और आगे उसका बढ़ के 7.83 और बढ़ गया, 5.22 से 7.83 बन गया। सो 5.22 से 7.83 आप बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे, ये 5.82 से। सो वो जो बढ़ गया इतना ज्यादा, उसकी जब हम नंबर में काउंट करते हैं तो वो तो लाखों में हो जाते हैं, मिलियंस में हो जाते हैं हाँ, हाँ, वोट। हम दूसरा हमने कैलकुलेट किया चित्रांशी जी, ये सब सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है, पूरा डाटा है। 1 घंटे में
पूरा हरियाणा का हमने देखा है, दिल्ली का देखा है, झारखंड का देखा है, दोनों फेज का, और ये जम्मू का 3 फेज का देखा है, जम्मू कश्मीर का, और ये महाराष्ट्र का देखा है। तो 54 से 56 वोट बराबर पड़ते हैं एक बूथ में, हाँ एवरेज। हाँ हाँ हाँ। सो 54 से 56 वोट पड़ते हैं, तो वो वोट 76 वगैरह 70 वोट कैसे बन गए? इतना कैसा वो हवा चल के, बहुत तेज हवा, जिससे वो इतना ज्यादा वोट बढ़ गया? ये दूसरी बात है, उसका जवाब नहीं दे रहे। इसके आगे जो एक देवेंद्र फडणवीस ने ये डाटा दे दिया, कहने लगे कि 6 बजे के बाद जो वोट पड़ा है, 6 बजे के बाद 17,17,867 वोट पड़े हैं। 17,17,000 वोट, 1.77 मिलियन वोट पड़ा है। देवेंद्र फडणवीस जी को ये डाटा कहां से आ गया? इलेक्शन कमीशन ने तो डाला नहीं कहीं, मैंने तो अब भी हाँ देख लिया था, तक नहीं हाँ। डाला। इससे पता चलता है कि उनसे मिले हुए हैं, वो इनको बताता है, ये उनको बताते हैं, लोगों को नहीं बताते। एग्जैक्टली ये बात तो, ये बहुत की, ये तो जब पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं ये डाटा, तो हाँ देवेंद्र हाँ, फडणवीस को कैसे पता? कैसे लग गया? ये हाँ बड़ी बातें इसमें देखने वाली हैं। सो इनको जो इन्होंने नड्डा जी ने जो बोला, जो पीयूष गोयल जी ने बोला, उन्होंने तो जनरल बात किया ना, ऐसे हैं जी जो हार जाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन बोलता है, निर्वाचन आयोग हाँ हर हाँ, रोज ही वो सब बोलता एक ही बात है, है, ऐसी इलेक्शन कमीशन और भाजपा एक बात बोलती है। जा। सो ये जो इनकी एक एक बात मैंने आपको बता दी कि इलेक्शन निर्वाचन आयोग की अपॉइंटमेंट में गलत बयानी की है। जो 93 है उसको छोड़ दिया जानबूझ के, क्योंकि उसमें बदलाव नाजायज किया हुआ है। अभी मैं बात के आगे और भी बातें हैं, 2-3 वो भी बताऊंगा। तीसरी बात इन्होंने कि युवा वोटर की गिनती गलत बता दी है। चौथा, इन्होंने जो जितने निर्वाचन कक्ष हैं उनको बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया, उनकी बयालीस गिनती परसेंट बढ़। इतनी गिनती बढ़ा दी। फिर इन्होंने जो लोकसभा और विधानसभा में जितना जितना इलेक्टर था रजिस्टर्ड, उसकी गिनती चेंज कर दी पूरी की पूरी, हाँ और पूरी हाँ पिछले 20 साल में चेंज कर दी, 4 से लेकर 2024 तक। हाँ। चलो, ये भी इन्होंने एक नया जादू किया है। उसके आगे इन्होंने युवा वोटर की गिनती बढ़ा दी, बढ़ा दिया हाँ। 26 लाख बोल दी, 22 लाख 4 को। लाख को ही बढ़ाया, हाँ 4 लाख बढ़ा हाँ, दियो। निर्वाचन आयोग तो 22 लाख बोलता है, अपने 20 को भी ये। सो इन बातों से ये पता चलता है कि जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, अपने हित की। वो सच की बात नहीं कर रहे, वो आंकड़े की बात नहीं कर रहे, वो दस्तावेज की बात नहीं कर रहे, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। वो केवल अपने दिमाग का एक जो उनका प्री फिक्स्ड आइडिया है, उन्हें दिमाग में फिक्स कर दिया, उसको कर रहे हैं। वो बायस उनका पहले जो है, पहला वो जो स्टैंजा, उसमें जब वो अर्बन नक्सल चूज करते हैं वर्ड, उससे पता चलता है कि कितनी हेटेड कितनी है। लेकिन मेरे को डेंजरस में ये लगता है कि अर्बन नक्सल कह के किसी को मारना शुरू कर दें, क्योंकि मार तो रही है। अब अर्बन नक्सल कह के पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स है उनको अर्बन नक्सल कह के ऐसा करना हाँ शुरू कर सकते हैं। ये एक इंडिकेशन है, और देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज ही मैं भगत सिंह पे एक आर्टिकल लिख रहा था, बुक लिख रहा हूं मैं, तो उसमें मैं देख रहा था कि उन्होंने कैसे कैसे कुर्बानी की। ये आजादी ऐसे नहीं आ गई, इन्होंने तो एक ने भी नहीं की। जिन्होंने ये आजादी लेने के लिए कुर्बानी की, तो उनको तो ये गाली निकाल रहे हैं एक किस्म की, उनको तो नहीं मानते, उसको हिंदू सिख मुसलमान बनाते हैं। देश के देशभक्त थे वो, लेकिन उनको हिंदू सिख मुसलमान बनाते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी बात है। अब मैं 2-3 बातें और कहूंगा जो हमारे अधिवक्ता जो हैं वहां दें। राहुल गांधी ने कहा कि वोटें रजिस्टर गलत कर देते हैं, नाम गलत काट देते हैं। उसका उसने देवेंद्र फडणवीस जी ने कोई जवाब नहीं दिया, जानबूझ के, इनको मालूम है कि हम करते हैं। अब क्या है, 2-3 बातें और देखने की जरूरत है। एक तो ये इन्फ्लेट करने के लिए इन्होंने तरीका बनाया कि 2021 दिसंबर में एक रूल बना दिया। पहले हमारे अप्रैल टू अप्रैल मानते थे रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स। इन्होंने बोला कि हम तो युवा वोटर को टाइम देना है, 4 दफा करेंगे, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 4 दफा बना दिया, तो बस जो जो आता जाए। अब उसका कारण ये हो गया कि जितने वोटर जिस दिन ये नोटिफिकेशन करते हैं, जैसे इसकी 16 सितंबर को हुई थी महाराष्ट्र की, क्योंकि चोन पोस्टपोन कर दिया था इन्होंने, अदरवाइज तो इतना टाइम नहीं देते। 20 को चोन हुआ, 16
इसको होगी थी अक्टूबर को। वैसे तो 3 का हफ्ते देते हैं बाकी में तो उसमें जितना दिया उसने 9 करोड़ 64 लाख 64 लाख 96.4 मिलियन इलेक्टर उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है। उसके बाद इन्होंने बोला नहीं नहीं 9 करोड़ 70 लाख 25,119 वोटर हैं। सो 97.2 मिलियन 25 मिलियन। तो उसके बाद जो फाइनल फिगर अब दी है वो 9 करोड़ 71 लाख बना दी। ये डाटा मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया उसमें 9 करोड़ 71 लाख है। हाँ, ये हाँ, इतना जो इलेक्शन निर्वाचन जो होगा इसी तरह इसको मैं एक और बात बता रहा हूं, इसी तरह इन्होंने दिल्ली में किया था। ये दिल्ली में 1 करोड़ 53 लाख वोट बोला पहले तो। हाँ, फिर जिस दिन ये एक एक उसको बोला डेट को 6 को उसकी नोटिफिकेशन की, उसमें बोला नहीं 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 1 करोड़ 54 लाख है 55 हाँ 55 1 करोड़ 55 लाख है। और जब 12 तारीख को बोला कि जी ये तो 1 करोड़ 56 लाख और कितना 25,114 वोट। ऐसे इतना इतना गड़बड़ करते हैं, उसके लिए क्या गड़बड़ हो रही है, दोष भी लग रहे हैं, हमारे सामने भी हो रहा है। ये आपने पहले भी देखा होगा कि कैसे हाँ, इनके एमपीज के हाँ, घर में वोट हाँ, बने तो सब कुछ घर, किया। हाँ, ये मैं हाँ, ये इसमें तो डिटेल में हमने दिखाया। हाँ, हाँ, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब क्या है, 3 फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट। अब 3 फॉर्म है, एक फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8। ये जो निर्वाचन करने वाला है, जो वोटर है, मतदाता है, मतदाता ने अपना नाम वहां दर्ज करवाना है, या कोई दुरुस्ती करानी है, या किसी का नाम कटवाना है। 6 नंबर में लिखना है कि मेरा क्या क्या नाम है, मेरा नाम ये फलां बदल गया, पता बदल गया, या मेरी गलती वहां कहीं आपने एंट्री में गलती कर दी, इसको दुरुस्त करो, वो 8 नंबर है। 7 नंबर फॉर्म एक ऐसा शरारती फॉर्म है जिसमें कितने भी लोगों का कोई दूसरा कटवा सकता है। आपकी वोट मैं यहां बैठा कटवा सकता हूं, मैंने तो नंबर ही देना है, आपका नंबर दे दिया। अब वो वोट शायद कम से कम मैं चंडीगढ़ में बैठ के चंडीगढ़ वालों की तो कटवा ही सकता हूँ, पंजाब में पंजाब वालों की तो कटवा ही सकता हूँ, क्योंकि कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं है। वैसे ही उसमें लिखा कहीं नहीं है कि आप उसी हल्के के होने चाहिए। अब कटवाते हैं ये। अब उसमें जो प्रोसीजर है ये दिखाने की जरूरत है। ये मेरे पास पड़ा है, मैं टाइम बचा रहा हूँ, ये मैंने मार्क किया हुआ है। ये जो प्रोसीजर है उसमें तो लिखा है कि ये इसी महाराष्ट्र की चोन में, ये 15 अक्टूबर को मैंने बोला था ना इनके नोटिफिकेशन हाँ, की है, ये हाँ, उसी हाँ, नोटिफिकेशन के पास उसी का है ये, कि हाँ, जब कोई वोट काटा जाना है, हाँ, मैंने शिकायत किया कि आशीष चिंतरांशी जी के वोट काट लो, ये तो वहां रहते नहीं है, हाँ, वो पहले तो आपको वो नोटिस भेजेंगे, हाँ, आपने उसका 15 दिन में जवाब देना है। हाँ, अगर आप उसमें सो जाते हैं हाँ, या वो चिट्ठी, और रजिस्टर्ड नोटिस भेजना है, हाँ, और उसकी पावती वापस में पानी है। रजिस्टर्ड नोट केवल नहीं है, उसकी हाँ, पावती भी वापस है कि हाँ उसको मिल गया, पावती, रसीद हाँ, जिसको हम कहते हैं। हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, तो 15 दिन तो जो वो देने हैं। फिर जब आप सो जाते हैं, आप हाँ, बताते ही नहीं, तो हाँ, निर्वाचन आयोग का अधिकारी जो है वो हाँ, जाएगा वहां आपके हाँ, क्षेत्र में, हाँ, वहां से वेरीफाई करेगा कि आप वहां रहते हैं नहीं रहते, फिर हम्म, वो रिपोर्ट करेगा। उसके 1 हफ्ते बाद आपका नाम कटना है, और ये हम्म, सब कुछ जो उसने करना है उसने रजिस्टर में एंटर करना है हाँ, कि मैं कितने बजे वहां गया, कब गया, मैंने हाँ, चिट्ठी भेजी, कब मैं हाँ, किस किस को मिला, हाँ, ये फॉर्म दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट से मांगने के लिए बोलते हैं हमने तो कोई, ये वोटर का जो राहुल गांधी ने बोला है कि उतने तो पॉपुलेशन नहीं है जितने वोट बना दिए, हाँ, तो हाँ, ये दिखा देना कि कौन सा वोट हमने काटा है, कौन सा हमने बनाया है। उसके लिए एग्जैक्टली, जो प्रोसीजर इन्होंने खुद बनाया है उसका बोलने। अब दूसरा, जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जी आप लास्ट ओवर में वोटें बढ़ा देते हैं, और देवेंद्र फडणवीस बोले नहीं 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 ऐसे परसेंटेज बढ़ जाती है, ऐसे होता है, ब्रिस्क वोटिंग होती है। ये तो कुछ भी बोल दो आप। लेकिन निर्वाचन आयोग का असूल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता बताएंगे, दिखाएंगे। वो ये है कि जब आपका शेड्यूल्ड पोलिंग टाइम खत्म हो गया,
भले ही 6 बजे हो, भले ही 5 बजे हो, कोई भी है, जुदा-जुदा होता है हर जगह पे। हाँ। शेड्यूल्ड पोलिंग टाइम जब खत्म होता है, तो जो वो निर्वाचन अधिकारी है वहां बैठा, उसने एक तो अनाउंस करना है कि अब तक कितना वोट पड़ गया, उसकी वीडियोग्राफी होनी है। दूसरा, उसने ये अनाउंस करना है, पीछे से एक नंबर लगा के सबको जो लाइन में हाँ। खड़े हैं उनको हाँ। पर्चियां देनी है। उसने अनाउंस हाँ। करना है कि इतनी पर्चियां बांटी गई। हाँ। तीसरा, उनका सबका वीडियोग्राफी करनी है जो लाइन में खड़े हैं, हाँ। तो उनका फेस आना चाहिए, उसमें लिखा है हर एक का हाँ। फेस आना चाहिए। वो हाँ। वीडियोग्राफी सबको दे देना। हाँ। उसी हाँ। को 93(2) जो इन्होंने बदला है, इसके लिए बदला है कि हम ये हाँ। नहीं देंगे। अब ये भी हमें सुप्रीम कोर्ट ने करना पड़ेगा। एक और करना है, वो ये है कि रियल टाइम रिकॉर्डिंग होनी है ईवीएम की स्टोरेज की, कस्टडी की, आफ्टर पोल्स। वो रियल टाइम पूरी फुटेज मांग ले कि जी हमें दिखा दो ना। ये बोलते हैं हमने तो मशीन को कुछ नहीं किया, वहां ही पड़ी हुई है, वैसे ही पड़ी हुई है, तो फिर फुटेज दे दो ना। ये तो आपकी ड्यूटी है। सो वो बिजली फेल हो गई थी जी, ऐसे बहाने हाँ। लगाने का तो कोई भी हाँ। कारण है। आप इतना पैसा खर्च रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम ऑपरेशन करते हैं, अगर बिजली चली जाए साथ में अपने आप ही वो ऑटोमेटिक हो जाता है जनरेटर, और बड़े जनरेटर लगे हुए हैं। ऐसे थोड़ा कि मरीज को मारना है वहां। तो ये तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, हमारे पास तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती। सो इसलिए वो अगला है चरण है जो इनसे मांगना है। एक बात जो ये बार बार लोगों को मैं तो कहूंगा भी गुमराह ही करते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं कि जी हमने क्या है, वो है 17A फॉर्म। 17A फॉर्म सबका इनको पब्लिक डोमेन में देना इनकी ड्यूटी है, इनको देना चाहिए। तब जाके इसमें हम कुछ ना कुछ, मैं नहीं कहता ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसमें फायदा हो जाएगा। क्यों मैं कहता हूं, अभी इनकी हेरा फेरी क्यों कहता हूं, उसके लिए मैं लास्ट वर्ड बोल रहा हूं, फिर आपका सवाल का कोई होगा तो जवाब दूंगा। ये है कि एक होती है सिंबल लोडिंग यूनिट, हाँ। सब जानते हैं लोग। अब जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, वो लोड करने आते हैं इंजीनियर। हाँ। वो इंजीनियर हैं उन दो कंपनियों के जो मशीन बनाती हैं। ECIL वो एक BEL तो के। जहां हमारे पंचकुला में है बेल, और एक वो इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया है। हाँ। हाँ। पहले ये क्या करते थे 2023 से पहले, कि वो आते थे सिंबल लोड करके, शाम को जब वोटिंग खत्म हो गई या ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन उसको डिलीट कर देते थे प्रोग्राम। हाँ। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको भी 45 दिन रखो। अब ये निर्वाचन जो अधिकारी हैं इनको स्टेट में कैसे मिले हुए हैं, उसका मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। यहाँ चंडीगढ़ में जो लोकसभा की चोन होनी थी, तो हम यहाँ का जो चंडीगढ़ का चुनाव अधिकारी है उसके पास गए मिलने। उसने बड़े प्रेम से हमारे साथ बात की थी, अपनी कुर्सी छोड़ के हमारे पास आके बैठा। उसमें बहुत से डीजीपी रिटायर्ड, कोई आईएएस अफसर रिटायर्ड, बहुत से लोग थे, मिलिट्री वाले हो। तो जब मैं उसका स्पोक्समैन था उनका, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, वो मानता गया कुछ बात नहीं। जब मैंने बोला भाई सबसे बड़ी गड़बड़ होती है जब सिंबल लोड करते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रोग्राम डालना होता है। मैं तो रजिस्ट्रार रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, हम जो रिजल्ट निकालते हैं प्रोग्राम से ही निकालते हैं। हाँ। प्रोग्राम में हाँ। हम डाल दें कि अजीत चंद्रा जी के 100% मार्क्स बन जाए, तो 100% बन जाएंगे, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो वो तो प्रोग्राम तो मैं नहीं बनाना है ना। मैंने बोला उसमें गड़बड़ है। हाँ मानेंगे उसने क्या बोला, सिंबल तो हम लोड ही नहीं करते जी। The chief electoral officer of Chandigarh, a nominee of the Election Commission of India, हाँ। निर्वाचन आयोग का अधिकारी जो यहाँ बैठा है, वो बोलता है इतने लोगों को कि हम तो सिंबल लोड ही नहीं करते। मैंने उसको पूछा कि अगर आप सिंबल लोड नहीं करते, वो तो बटन दबाता है जो मतदाता है, तो मशीन को कैसे पता चलता है कि बटन कहाँ जाएगा? हाथ को जाएगा, कमल को जाएगा, हाथी को जाएगा, कहाँ जाएगा? कोई तो उसको बताएगा ना। अंदर उस मशीन में कुछ ना कुछ चीज होगी जो उसको बाहर के बटन को बताएगी कि ये बटन इसका है। अब हाँ। ये बताइए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सॉरी, ये सिंबल लोडिंग वाला अभी आया 2024 के इलेक्शन में। वो फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का आया, तो मैंने उसको भेज दिया अधिकारी को कि देखिए आप बोलते थे ना हम सिंबल लोड नहीं करते, ये सिंबल लोडिंग पे फैसला आया होगा, अभी आया।
सो ये 2024 में फैसला आया है, उससे पहले सब मिटा देते थे। सो इसलिए अब हमारे जितने भी, हाँ एक बात और लास्ट, हम्म, हम्म, ये अब ये इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक होगी। हम्म, अब ये हम तो जी हार्ड कॉपी दे दी ऐसे। इलेक्टोरल रोल रोल आजकल जो डिजिटलाइजेशन का जमाना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय ने तो कहते हैं कि हम तो डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी करनी है। अब हम्म, रेडी वाले को तो बोलते हैं, रिक्शे वाले को, कि डिजिटल इकोनॉमी करो। हम्म, निर्वाचन आयोग को नहीं बोलते। हम्म, निर्वाचन आयोग हमें डिजिटलाइज्ड लिस्ट ऑफ वोटर्स दे, एग्जैक्ट। हम्म, डिजिटलाइज्ड डाटा ऑफ वोटर्स दे, विच शुड बी रीडेबल बाय मशीन। क्योंकि वो, मैं क्यों बताता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, मैं बता देता हूँ। जैसे सीटी स्कैन होता है ना, आजकल एक्सरे भी हम डिजिटल करते हैं, क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है। हम्म, तो उसमें क्या होता है, वो डॉट डॉट आ जाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, और वो केवल डॉट है। तो वो डॉट की पिक्चर बनती है फिर हम्म, मशीन में, उसको बोलते हैं हम्म, रीडेबल, रीडेबल बाय मशीन। हम्म, सो डिजिटलाइज डाटा, डॉट डॉट आएंगे। हम्म, अगर वो मशीन होगी तो उसको पढ़ देगा कि इसका मतलब क्या है, क्या हम्म, लिखा है इसमें। हम्म, उसकी फिर आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, हम तो लेती ही है ना, सीटी हाँ, स्कैन, एमआरआई हाँ, वगैरह की। सो हाँ, इसलिए डिजिटलाइज्ड डाटा, रीडेबल बाय मशीन, मशीन रीडेबल फॉर्म, हम्म, digitalized data in the machine readable form हम्म, should be supplied for the electors, for the list of the electors. हम्म, So ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या करेंगे। देखिए देश में 97 करोड़ वोटर है, हम्म, 970 मिलियन। अब हम्म, 970 मिलियन के आप इतने कागज कहाँ रखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। वो डिजिटल में तो ऐसे हो जाता है, जैसे जो हम्म, आए थे ना हाँ, बॉन्ड, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड का झगड़ा आया था, तो ये तो जी हाँ, ऐसे होगा ऐसे होगा। जब वो डिजिटल डाटा मिला तो लोगों ने हम्म, 10 मिनट में निकाल दिया कि बीजेपी को इतने मिले हैं, कांग्रेस को इतने मिले हैं, इसको इतने हैं, तृणमूल नंबर 2 पे है, कांग्रेस नंबर 3 पे है। वो डिजिटलाइज डाटा गिव यू क्विक रीच, हम्म, क्विक एनालिसिस एंड हम्म, एग्जैक्ट एनालिसिस। इसलिए मेरी ये निवेदन है कि हम इन बातों को सुप्रीम कोर्ट में एजिटेट करें, हमारे अधिवक्ता करेंगे। किसी भी डाटा की, किसी भी तरह की डाटा की जरूरत हो, मैं यहाँ ना बोला हो, उनको और लगे कि ये भी हमें चाहिए, हम्म। मेरे को बोलें, मैं ढूंढ के दूंगा। बिल्कुल, मैं इस पर सभी अधिवक्ताओं से, खासकर जो जिस ग्रुप ने, संगठन ने ये इनिशिएट किया है, उन सबको निवेदन करूंगा। और मैं यहाँ से भी निवेदन कर रहा हूँ, मैं तो पर्सनली फोन करके भी बोल देता हूँ कि ये सब डॉक्टर साहब से आप ले सकते हैं, जो कुछ भी होगा हमको बताइए। हम तो हमेशा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अपने खर्चे भेजेंगे, हमको मंगवाना होगा हम अपने खर्चे मंगवा करके दे देंगे। इस सब के लिए हम लोग, हाँ, लेकिन 2-3 बातें हैं जो निष्कर्ष, क्योंकि मैं दर्शकों से कह दूं, क्योंकि आजकल दर्शकों को थोड़ा चटकारेदार, थोड़ा मसालेदार खबरें ज्यादा पसंद आती हैं। ये थोड़ा ठीक है। बहुत गंभीर टॉपिक था, गंभीर ये चर्चा थी। लेकिन ये गंभीर चर्चा डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए ये बहुत जरूरी है। आपका मन भले ना लगे सुनने में, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आंकड़े थे, इसमें फैक्ट्स थे। और उस दौर में ये सब इकट्ठा करके डॉक्टर साहब ने बताया है, जब क्या होता है, झूठ फैलाने का एक बहुत बड़ा जो गुमराह करने का तरीका, कि आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दे दो, और वेरीफाई करने वाला कोई है ही नहीं है। तो राहुल गांधी के आंकड़ों के सामने देवेंद्र फडणवीस के मन में जो आया, आंख बंद करके वो आंकड़े फेंक दिए। अब भक्तों को लगेगा क्या कि देखो, आंकड़ों के साथ जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब, गोदी मीडिया जैसे लिखती है कि मुंह तोड़ जवाब दिया, इशारों इशारों में चीन को घुटनों पे ले आए, इशारों में घुटने पे लाने की कला खाली भारत में मोदी जी ने ये विधा विकसित की है। तो वैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने आंकड़े फेंक दिए, भक्तों का देखो राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल आंकड़े, दोनों के आंकड़े, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी के आंकड़े, दोनों डेटा को वेरीफाई कौन करेगा भाई, कि सही कौन बोल रहा है, झूठा कौन है। यही काम अदालत को करना है। ये निवेदन है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब से, बड़ी उम्मीदें उनसे थी उनके आने से पहले, कि अब इस देश को झूठ के, मतलब जो फरेबी आंकड़े हैं, उन फरेबी आंकड़ों से बाहर निकालिए, सच बताइए, दिखाइए, और सच ही कायम रहे, ऐसी व्यवस्था बना के जाइए। सच कायम रहे, सिर्फ आज सच मत बताइए, ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि सच कायम रहे।
बात एक आई थी सेकंड फेज की लोकसभा में कि सेकंड फेज की का एग्जाम्पल दिया। लोकसभा चुनाव के भी ट्रांसपेरेंसी पर हमारे सवाल हैं। सेकंड फेज में 7% जंप किया तो एडीआर ने एक रिपोर्ट में कहा था कि करीब करीब 80 सीटों पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। 80 सीटों पर गड़बड़ नहीं होता तो 240 160 पर होता। तो जो जंप किया, हो सकता है जंप इसीलिए किया हो कि उसी जंप से मोदी जी की पार्टी 160 से जंप करके 240 पर पहुंच गई। बिल्कुल ठीक। ये बात उस समय भी आया था। तो इसलिए ये बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर साहब तो इतना उस पर रिसर्च करते हैं, मैं तो बड़ा आभारी हूँ। हम बार बार कहते हैं कि भाई मुझे तो ऊर्जा मिलती है, डॉक्टर साहब के काम को देख के मुझे ऊर्जा मिलती है निजी तौर पर। बहुत 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 धन्यवाद। आपको मैं और कष्ट दूंगा, हो सकता है आपको कई वकील कष्ट दें, तो इस कोई कष्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। ये कष्ट नहीं है, ये मेरे लिए भी ऊर्जा है कि जितना भी मेरा शरीर है वो इस मिट्टी के काम आए। अब मैंने तो इतनी पेंशन ले रहा हूँ, इतनी पढ़ाई की है। एक बात बताता हूँ मैं चित्रांशी जी, मेडिकल कॉलेज में 100 रुपए महीना मेरे को स्कॉलरशिप मिलता था, जबकि टीचर की सैलरी 100 रुपए होती थी। तो और ये मातृभूमि मेरे को क्या दे दे? अभी मेरे को 1.5 लाख रुपया महीना पेंशन मिल रहा है। तो अब मैं तो बूढ़ा हूँ, 77 ईयर प्लस हूँ, तो मैं तो 2 रोटी खाने वाला हूँ। इतना पैसा मेरे को ये मातृभूमि दे रही है, ये पैसा तो उसी देश की डेमोक्रेसी के लिए काम आना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे को खर्चे की कोई परवाह ही नहीं है। मैं अपने खर्चे पे सब कुछ ही दे सकता हूँ। प्रिंट निकालता हूँ, प्रिंटर रखा हुआ है, हर चीज का मैं प्रिंट निकालता हूँ। ऐसा नहीं है। अभी मैं कल ही, आप मानेंगे, मैं 10 रिम कागजों के इकट्ठे मंगवाता हूँ। एक नहीं है, अभी घर में तो एक ही जरूरत होगी, नहीं, बट इकट्ठे लगाओ, लीगल भी, A4 भी, ताकि कोई दिक्कत ना आए। सो इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने अपना, आपका चैनल इतना अच्छा है और आपने एक समय भी दिया कि जो हम बात कहनी चाहते थे वो लोगों के पास जा रही है। अगर आप इस माध्यम को नहीं देते तो वो नहीं जाएगी। हम दोनों एक जगह पे, एक ही पेज पे हैं कि देश की डेमोक्रेसी को बचना चाहिए। बस उसके लिए बस हम एक करें। ही लक्ष्य, एक लक्ष्य, इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र ये बचा रहे। हमारी अपने आने वाली पीढ़ियों को हम सुपुर्द या, करके देश जाएं कि ऐसा न कहें कि हमें अपने आप पर अपराधी, अपने आप को अपराधी के रूप में देखें कि हमने कुछ नहीं किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद ही नहीं, आपको प्रणाम, क्योंकि आपको तो मैं प्रणाम ही करता हूँ। प्रणाम। इजाजत दीजिए। नमस्कार। थैंक बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू।